टेम्परेचर के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है, वो दो किस्म की गड़बड़ हो सकती है। या तो ये टेम्परेचर कम हो सकता है या ये टेम्परेचर बढ़ सकता है। सो अगर ये टेम्परेचर, ये अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में इम्बैलेंस हो जाए, टेम्परेचर में गड़बड़ हो जाए, तो पहली इम्बैलेंस क्या हो सकती है कि टेम्परेचर आप लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाए, और दूसरा इम्बैलेंस ये है कि वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाए। सो पहले कम हो जाए वाला देखते हैं। अगर सर्दियां हो जाएं तो क्या होता है। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर कम हो जाए, इम्बैलेंस, ये कौन सा इम्बैलेंस है? ये इम्बैलेंस है कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है। और एक इम्बैलेंस बच्चों इस तरफ है, एक इम्बैलेंस बच्चों इस तरफ है। ये उस वक्त है जब आप लोगों का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये क्यों होता है? एनवायरनमेंट की वजह से होता है, ठीक है। चलें ले स्टूडेंट्स, इम्बैलेंस दो किस्म का है, या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बढ़ जाए या कम हो जाए। तो ये मैसेज कर दें, जरा कमेंट कर दें कि इम्बैलेंस दो किस्म का हो सकता है, या इंक्रीज या डिक्रीज। इम्बैलेंस दो किस्म का हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज। जल्दी से बताएं। इम्बैलेंस दो किस्म का हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज। इन केस अगर इंक्रीज होता है, स्टिमुलस मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये आप लोगों का स्टिमुलस है। ये एक्सरसाइज करने की वजह से भी हो सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है। जैसे आजकल गर्मियां हुई हुई है ना, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बड़ा नुकसान हो सकता है अगर हमारे अंदर अल्लाह ने ये सॉफ्टवेयर ना रखा होता। एक्सरसाइज के वक्त हम बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाते हैं, उस वक्त भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द स्टिमुलस। अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये टेम्परेचर का जो बढ़ना है, जो स्टिमुलस है, ये डिटेक्ट करेंगे हमारी स्किन के अंदर मौजूद थर्मो रिसेप्टर। सो कमेंट करें, थर्मो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन स्किन। जल्दी से, थर्मो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन स्किन। जल्दी से मैसेज करें, स्किन को पता चल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ गया। थर्मो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन स्किन। हाँ जी, ठीक है, ये बोलना जरूरी है जी, बिल्कुल, इससे याद हो जाता है। ठीक है, जिस तरह कहते हैं ना, बोलने से, लिखने से, देखने से, सबसे ज़्यादा बोलने से और लिखने से याद होता है, इसलिए मैं लिखवाता हूँ आपसे। लिखने से ना हम बचपन में भी पढ़ते थे, सबसे ज़्यादा याद हो। थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे टेम्परेचर को, और ये मैसेज चला जाएगा दिमाग के पास। आपको पता है दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, इस जगह पर। ये हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट का काम करता है। ये हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट का काम करता है। सो हेयर इज द थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट मीन ऐसा ये ऐसी जगह है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ये कहाँ पर होती है जी? हाइपोथैलेमस में। इस तक मैसेज चला जाता है। हाइपोथैलेमस में जब मैसेज जाता है तो ये क्या करता है, ये इस गर्मी से बचाने के लिए एसी ऑन कर देता है। गर्मी से बचाने के लिए एसी ऑन कर देता है। एसी कूलिंग मैकेनिज्म ऑन करेगा। सो कूलिंग मैकेनिज्म किस तरह से ऑन होंगे? इट विल एक्टिवेट कूलिंग मैकेनिज्म। गर्मी लग रही थी ना आपको, तो गर्मी से बचाने के लिए इसने कूलर चला दिया, एसी चला दिया। एसी नहीं बोलते, कूलर बोलते हैं, ताकि बुक से मैच भी हो जाए। थर्मोस्टेट ने कूलिंग मैकेनिज्म ऑन कर दिए। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से थर्मोस्टेट ने, जो कि आपके दिमाग के अंदर है, इसको जब पता चला भाईजान टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी लग रही है, मेरे प्यारे से स्टूडेंट को गर्मी लग रही है, तो उसने क्या किया, उसने कूलर ऑन कर दिया। इस कूलर में क्या क्या होता है? कूलर मैंने आपको बताया था, कूलर में वैजो डायलेशन आएगा।
ये क्या करेगा, ये हीट को लॉस करके कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा, वैसोडाइलेशन। कैपिलरीज जो होंगी वो वार्म ब्लड से फिल हो जाएंगी, जो मैंने कल बताया था, और हीट लॉस स्किन के ब्लड में से ज्यादा होगा। आर्टरीज से ये ब्लड आता है और कैपिलरीज में आके फिल हो जाता है। दूसरा आपको बताया था कि स्वेट ग्लैंड्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एवापोरेटिव कूलिंग हो जाए। स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन, ये हमारे कूलर हैं, ये हमारे कूलर हैं। जब कूलर ऑन हो जाएंगे तो टेम्परेचर दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगा। इन दोनों के नतीजे में टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम होगा बच्चों, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर कूलर बंद कर दिया जाएगा। बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, जो बड़ा था वो वापस कम हो गया, वापस कम हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर वो 37.8 37.9 पर गया था, 38 पे चला गया था, तो कूलिंग मैकेनिज्म से वो वापस आएगा 38, 37.9, 37.8, 37.7, 37.6, 37.5, आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, 37 पर आ जाएगा। जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, 37 पर वापस आ जाएगा, तो कूलिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, कूलर बंद कर दिया जाएगा। थर्मोस्टेट शट्स ऑफ कूलिंग मैकेनिज्म, थर्मोस्टेट ने जो कूलर चलाए थे वो उन कूलर्स को बंद कर देगा। शट्स ऑफ कूलिंग, जो वो कूलिंग कर रहा था वो कूलिंग उसने शट ऑफ मीन बंद कर दी, क्योंकि अब जरूरत नहीं रही, और ये टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल हो गया, दोबारा से टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, और कूलिंग इफेक्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं। इतनी सी बात थी। इस सारी कहानी को अगर मैं एक लाइन में आपको सुनाऊं तो जब हमें गर्मी लगती है तो अल्लाह ताला ने इतना प्यारा निज़ाम रखा हुआ है कि हमारा थर्मोस्टेट जो दिमाग में मौजूद है, हाइपोथैलेमस में मौजूद है, वो कूलिंग मैकेनिज्म कूलर चला देता है। हम लोगों ने भी फिर यही काम किया, हम लोगों ने भी यही काम किया। हमें भी जब घर में गर्मी लगती है तो हम कूलर चला देते हैं, ठीक है, तो कूलर चल जाता है। सो ये ऊपर वाला सारा बैलेंस था। इंक्रीज इन टेम्परेचर का अगर स्टिमुलस हो तो क्या होगा, डिटेक्ट किसने किया, स्किन में लगे हुए थर्मो रिसेप्टर ने, ठीक है। कूलर का मतलब कूलिंग मैकेनिज्म, ठीक है। कूलिंग दो तरीके से हुई, वैसोडाइलेशन से भी हुई और स्वेट ग्लैंड से जो एवापोरेशन हुई है उससे भी कूलिंग मैकेनिज्म होता है। ये बात मैंने कल साबित कर दी थी, ठीक है। कूलर वैसे तो मैंने समझाने के लिए बोला है, एक्चुअल में कूलर नहीं लिखा हुआ कहीं पे, एक्चुअल में लिखा हुआ है कूलिंग मैकेनिज्म। ये मैंने कल बताया था आपको। वार्म टेम्परेचर के अंदर अल्लाह हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर को लगाता है जो कूलिंग मैकेनिज्म ऑन करते हैं, ठंडक पैदा हो जाती है, ठीक है। लें जी एग्जांपल नंबर 2, अगर बॉडी टेम्परेचर 36.1 से कम हो जाए तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। इम्बैलेंस क्या होगा भाई, यहाँ पे स्टिमुलस होगा डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो हमारी स्किन में लगे हुए थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, सर्दियों के अंदर हमारी उंगलियों के जो पोर होते हैं, जो उंगलियों के एंड्स होते हैं, इन पर बड़ी ठंड लगती है। पाँव की और हाथों दोनों की उंगलियों में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है। इधर रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं जो ठंडक को डिटेक्ट करते हैं। सो ये डिटेक्शन के बाद सिग्नल कहाँ जाएगा, दिमाग में जाएगा, दिमाग में सिग्नल जाएगा, और वो सिग्नल क्या करेगा, ये देखें, ये दिमाग है और दिमाग में कौन मौजूद है, अभी आपको बताया हाइपोथैलेमस मौजूद है। हाइपोथैलेमस कौन है, थर्मोस्टेट है, और ये थर्मोस्टेट टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, दिमाग में फॉर ब्रेन का हिस्सा होता है। ये क्या करेगा, जब इसको पता चलेगा कि टेम्परेचर कम हो गया, सर्दी लग रही है बच्चे को, जब मुन्ने को बोलते हैं मुन्ने को सर्दी लग रही है, तो जब मुन्ने को सर्दी लगती है ना,
तो जो ये वाला सॉफ्टवेयर है ये क्या ऑन करता है, ये हीटर चला देता है। हीटर चलाने का मतलब ये है कि ये वार्मिंग मैकेनिज्म को ऑन करता है। वार्मिंग मैकेनिज्म, गर्मी पैदा करने वाले मैकेनिज्म ऑन करता है। गर्मी पैदा करने वाले मैकेनिज्म हमने कल पढ़े थे, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वैसो कंस्ट्रिक्शन है, जिससे आपकी हीट बचाई जाएगी, हीट को कंजर्व किया जाएगा वैसो कंस्ट्रिक्शन की मदद से। सारी जो ब्लड की फ्लो है वो अंदर वाले ऑर्गन्स को दे दी जाएगी। स्किन में ब्लड कम से कम आएगा, क्योंकि स्किन की ब्लड वेसल्स कैपिलरीज सुकड़ी हुई होंगी। उसके साथ स्केलेटल मसल एक्टिवेट होंगे और हीट पैदा की जाएगी बाय शिवरिंग या नॉन शिवरिंग। ठीक है, हीट पैदा भी की जाएगी और हीट बचाई भी जाएगी। इन दोनों तरीकों से आपका जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज आएगा, इंक्रीज आ जाएगा टेम्परेचर के अंदर, दोबारा से वो जो 35 पे गया था वो दोबारा 36, 35.8, 35.9, 36, 36.2, 3, 4, 5, ये 7 पे जब चला जाएगा तो हमारा थर्मोस्टेट क्या करेगा, वार्मिंग मैकेनिज्म को बंद कर देगा। अब जरूरत नहीं रही, देन थर्मोस्टेट शट्स ऑफ, बंद कर देगा वार्मिंग मैकेनिज्म। वार्मिंग मैकेनिज्म बंद कर देगा और टेम्परेचर फिर से क्या आ जाएगा, नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाएगा, जो कि ऑप्टिमम और एवरेज 37 है। सो ये दो आपको मैंने चक्कर लगवाए हैं, जिसमें सारा इंपॉर्टेंट रोल जो है ना ये थर्मोस्टेट का है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, खूबसूरत निज़ाम है। अगर ऐसा ना होता तो इतनी ज़्यादा गर्मी के शिद्दत से हम लोग मर जाते। अगर गर्मी के अंदर हमारी ये कूलिंग ना ऑन होती, बॉडी में ऑटोमेटिक कूलिंग ना ऑन होती, तो इतनी शिद्दत से मर जाते। जो आजकल गर्मी है इससे भी मर जाते। और अगर सर्दियों में वार्मिंग मैकेनिज्म ना ऑन होते तो सर्दी की शिद्दत से मर जाते। सो सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। बिल्कुल अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही कहा है कि अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए हुए हैं हीटिंग के भी, अरे जिस्म के अंदर कूलिंग ऑन हो जाती है। और जब हमें सर्दी लगती है तो हमारी बॉडी के अंदर वार्मिंग मैकेनिज्म ऑन होते हैं। टेम्परेचर 36.1 से कम हो तो क्या होगा, तो यही होगा ना, दोबारा बढ़ा दिया जाएगा। और अगर ना बढ़ा सके तो फिर डैमेज हो जाएंगे सेल्स भी और बॉडी के ऑर्गन्स भी। सो दिस इज द नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जब अपोजिट आउटपुट होती है इनपुट के मुकाबले में, तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। सर्दी हुई तो गर्मी वाले मैकेनिज्म ऑन कर दिए, जब गर्मी आई तो कूलिंग मैकेनिज्म ऑन कर दिए। ये ऑपोजिट चल रहा है, ऑटोमेटिक निज़ाम है। ऐसे ऑटोमेटिक फीडबैक सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट हो रहा है। गर्मियों में कूलिंग और सर्दियों में वार्मिंग मैकेनिज्म ऑन हो जाते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द नेगेटिव फीडबैक। जब आउटपुट के मुकाबले में इनपुट ऑपोजिट होती है तो ये नेगेटिव फीडबैक होता है। ठीक है, चलें जी, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो क्लियर का मैसेज लिख दें, जल्दी से बचो। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ कि जो कूलिंग मैकेनिज्म थर्मोस्टेट ने ऑन किए थे, स्विच ऑन किए थे, वो स्विच ऑफ कब करता है? हाँ जी बच्चों, जो कूलिंग मैकेनिज्म थर्मोस्टेट ने ऑन किए थे, एक्टिवेट किए थे, वो उसको बंद कब करता है, शट ऑफ कब करता है? कब शट ऑफ करता है? हाँ जी बताएं जल्दी से। हाँ जी, वेरी गुड। जब टेम्परेचर दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा तो वो उसको बंद कर देगा। वेरी गुड। इसका मतलब जरूरत के मुताबिक चलाना है कूलिंग मैकेनिज्म, जरूरत के मुताबिक चलाना है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं, ठीक है? इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। जब हम लोग गर्मी में बाहर जाते हैं तो आपको पता है ना, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है।
पसीना आना शुरू हो जाता है। आता है कि नहीं आता, बताओ जल्दी से, आता है ना? इसका मतलब ये है कि कूलिंग मैकेनिज्म ऑन हो गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है? आता है ना, बताओ जल्दी। ये इस बात की निशानी होती है कि कूलिंग मैकेनिज्म ऑन हो चुके हुए हैं, हमारी बॉडी में सिस्टम काम कर रहा है। और जब आप वापस घर में आते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं, कूलर के नीचे बैठते हैं, एसी के नीचे, तो आहिस्ता आहिस्ता पसीना खुश्क क्यों हो जाता है? इस बात का जवाब दें। 5-6 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद पसीना खुश्क क्यों हो जाता है? हाँ जी, बताएंगे। जो पसीना आ रहा था आपको गर्मी के अंदर, वो फिर खुश्क क्यों होना शुरू हो जाता है? जल्दी बताएं। शाबाश, वेरी गुड। एवापोरेट क्यों होता है, ये बताएं, क्यों एवापोरेट होता है? यही तो मैं पूछ रहा हूं। इसलिए एवापोरेट होता है क्योंकि थर्मोस्टेट कूलिंग मैकेनिज्म को शट ऑफ कर देता है। थर्मोस्टेट कूलिंग मैकेनिज्म को शट ऑफ कर देता है, कूलिंग मैकेनिज्म ऑफ हो जाता है। वरना टेम्परेचर इतना ज्यादा था, बाहर पसीना आ रहा था, पसीना बाहर भी एवापोरेट हो रहा होता है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली और भी आ रहा होता है, इसलिए खुश्क नहीं होता। अंदर आगे खुश्क क्यों होता है? क्योंकि वो शट ऑफ हो जाता है, शट ऑफ हो जाता है, ठीक है? सो आप ये करके भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट। सर जिनको स्वेट नहीं आता उनको कोई डिजीज होती है? जी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? कुछ को इसलिए नहीं आता क्योंकि वो कार्बनिक, वो इतने वार्म अप ही नहीं होते। जब वो वार्म अप होंगे तो उनको भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? शाबाश, समझ आ गया इसका मतलब आपको, है? लें जी, आज का आखिरी टॉपिक है पायरेक्सिया। आज आपको बताऊंगा बुखार क्यों होता है। पायरेक्सिया, पायरेक्सिया, बुखार क्यों होता है, ठीक है? आज पता चलेगा। कभी आप लोगों ने गौर किया कि जब आप लोगों को बुखार होता है तो डॉक्टर सबसे ज्यादा सबसे पहला सवाल आपसे क्या क्या पूछता है? सर जिनको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है भाई, उनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर की जो एक्टिवेशन है कूलिंग मैकेनिज्म की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? सो ये अंदर हार्मोनल रेगुलेशन होती है और भी कई चीज़ों की रेगुलेशन होती है। सो उसमें कोई लंबी बड़ी, ये डिपेंड करता है कि बंदा कौन सा है, इसमें कोई एक रीज़न नहीं होती। लें, डॉक्टर पहला सवाल आपसे ये पूछता है, मुंह खोलें। पहला सवाल क्या पूछता है? मुंह खोलें, गला चेक कराएं। वो गले में क्या देखता है पता है आपको? वो गले में ये देखता है कि गला तो नहीं खराब, गला तो नहीं खराब। इसका मतलब वो ये नहीं चेक कर रहा होता कि बुखार क्यों हुआ, वो ये चेक करता है कौन सा बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हुआ है। उसके बाद वो ये पूछता है खांसी तो नहीं आती, उससे ये पता चलता है कि बैक्टीरिया ने चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं किया हुआ लंग्स वगैरह को। उसके बाद वो ये पूछता है कल क्या खाया था, रात को क्या खाया था जब बुखार हुआ। उससे आप बताते हैं जी मैंने गोश्त खाया था। फिर वो सोचता है गोश्त के अंदर ऐसा कौन सा बैक्टीरिया था जो बॉडी में गया है। इसका मतलब बुखार हमेशा तब होता है जब बॉडी में कोई जरासीम यानी कीटाणु दाखिल होते हैं, तब बुखार होता है। अब जब बॉडी में कीटाणु दाखिल होते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुने। ये अगर आप किसी पेशेंट की बॉडी है, इसकी बॉडी में जब कीटाणु दाखिल होते हैं, फॉर एग्जांपल इसके गले में दाखिल हुए हैं यहाँ से, ठीक है? इसके गले के अंदर कीटाणु चले गए, ये कीटाणु है बैक्टीरिया चला गया या वायरस चला गया। जब ये बैक्टीरिया इसकी बॉडी में जाता है ना, आपको पता है हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल यानी कि ल्यूकोसाइट इन बैक्टीरिया के खिलाफ जंग करते हैं, सबको पता है जंग करते हैं, ठीक है? जंग करते हैं। इस जंग के दौरान ल्यूकोसाइट्स और बैक्टीरिया की जंग के दौरान चंद केमिकल्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स। ये केमिकल्स पायरोजेंस कहलाते हैं। ये इन पैथोजेंस और वाइट ब्लड सेल से रिलीज होते हैं जब इनकी आपस में जंग हो रही होती है।
ये केमिकल्स जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास जो दिमाग में है। आपको पता ना दिमाग में हाइपोथैलेमस है, दिमाग में जाते हैं, उसको जाकर ये सारी सिचुएशन बताते हैं कि जनाब क्या हो चुका हुआ है, बैक्टीरिया का अटैक हो चुका हुआ है, जंग चल रही है, हमारी हेल्प कीजिए। ये केमिकल्स कहाँ चले जाते हैं? दिमाग के पास। दिमाग के हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट को जाके क्या बताते हैं कि बैक्टीरिया ने हमला कर दिया, हमारी हेल्प की जाए, हमारी हेल्प की जाए। तो थर्मोस्टेट कैसे हेल्प करेगा? थर्मोस्टेट ल्यूकोसाइड की हेल्प कैसे कर सकता है? वो टेम्परेचर को नॉर्मल सेट पॉइंट से बढ़ा देगा। पैरोजेंस की एप्लीकेशन पे, पैरोजेंस की रिक्वेस्ट के ऊपर ये जो इन्होंने जासूस भेजा, जाओ जाके थैलेमस को बता कर आओ कि भाईजान अटैक हो चुका हुआ है, दुश्मनों का अटैक हो चुका हुआ है, कीटाणुओं का, जरासीमों का अटैक हो गया है। सो उसके नतीजे में हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को बढ़ा देगा, गर्मी कर देगा, ताकि इस हीट की मदद से इन बैक्टीरिया को किल किया जा सके। ठीक है, इन बैक्टीरिया को किल किया जा सके। सो बैक्टीरिया को मारने के लिए यहां पे हीट पैदा की जाती है और इस टेम्परेचर को बढ़ने की वजह से बुखार हो जाता है और ये हीट इन बैक्टीरिया को मारने में इस्तेमाल होगी। ठीक है, हम दोबारा सुने। जिस वक्त बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर होते हैं तो ल्यूकोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल, यानी कि कौन? वाइट ब्लड सेल्स काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं तादाद के अंदर। ठीक है, काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं और ये और पैथोजेंस मीन वायरस बैक्टीरिया मिलकर कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं सिग्नल्स के तौर पे। ये सिग्नल्स फिर यहां से दिमाग में जाकर ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अटैक हो चुका हुआ है। इन पैरोजेंस ने जैसे ही हाइपोथैलेमस को बताया कि अटैक हो चुका हुआ है तो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को बढ़ा देता है और हीट पैदा कर देता है। ठीक है, फैजान क्या पूछ रहा है? रिकॉर्डेड लेक्चर तो नहीं है, अल्लाह बंदा ना ला छितर लवे तो गिने भी ना, फिर पुट्ठा करके आप ना हद से बाहर कमेंट्स करते हैं, इसलिए मैं आपके कमेंट्स के जवाब नहीं देता। ठीक है, पहले आप तमीज़ के दायरे में रह के कमेंट्स किया करें, फिर इंशाल्लाह आपके साथ भी मैं बात करूंगा। चलें, तो पैरोजेंस केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स वाइट ब्लड सेल और इन जरासीमों से रिलीज होते हैं, ये जाके हाइपोथैलेमस को सिग्नल पहुंचा देते हैं। ठीक है, और ये सिग्नल्स मिलने पर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है और उस टेम्परेचर के बढ़ने से बुखार हो जाता है। ठीक है, पैथोजेंस जरासीमों को कहते हैं, बैक्टीरिया को, और पैरोजेंस केमिकल्स को कहते हैं जो उनसे रिलीज होते हैं। पैथोजन का नाम जरासीम के लिए इस्तेमाल होता है, वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, और पैरोजेंस केमिकल्स हैं जो सिग्नल्स की फॉर्म में जाते हैं। अब बताएं, बुखार फायदेमंद हुआ या नुकसानदेह हुआ? बोर्ड पर नजर नहीं आता बेटे, सबको आता है, सिर्फ आपको नहीं आता। उसामा साहब, सबको नजर आता है। हाँ जी, बुखार फायदेमंद हुआ कि नुकसानदेह हुआ? ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अगर बुखार ना होता तो पता कैसे चलता कि बॉडी के अंदर जरासीम दाखिल हो गया है? ये अलामत है, अलामत है। तभी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। वो एंटीबायोटिक जरासीमों को, बैक्टीरिया को मारने के लिए होती है। जब जरासीम मर जाते हैं तो बुखार खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है। सोचें, एक लम्हे के लिए सोचें कि बॉडी में बैक्टीरिया भी चला गया और बुखार भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला, बैक्टीरिया ने अंदर से सारे टिश्यूज को तबाह कर दिया, तो अल्टीमेट नुकसान क्या होगा? पता भी नहीं है किसी को कि इसके अंदर जरासीम है, तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा और पता चलेगा नहीं। लिहाजा अल्लाह ने, कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा है कि जब कोई खतरा बॉडी में जाए तो फौरन जाहिर हो जाए ताकि उसका इलाज किया जा सके। सो अगर बुखार ना होता तो पता ही ना चलता और उसको मारने में मदद भी ना मिलती। सो अल्लाह का शुक्र अदा करें, बुखार हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है।
सो हाई टेम्परेचर फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है और वो फिर क्या करता है, पूरी बॉडी में जो जो प्रोटेक्शन और हिफाजती इक़दामात लेने होते हैं उन जरासीमों को मारने के लिए वो लेते हैं। जो जो वाइट ब्लड सेल, जो जो फौजी जरासीमों को मारते हैं वो सारे मैदान में आ जाते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर ना हो तो वो भी मैदान में ना आए। वायरल अटैक होता है तो वो ट्रीट क्यों नहीं होता बेटा? होता है। कुछ वायरसेस हैं जो ट्रीट नहीं होते, उनकी दवाई नहीं बनी अभी तक। ठीक है, नहीं तो हमारा इम्यून सिस्टम सबको ट्रीट कर लेता है अगर वो उसके कंट्रोल में हो। जब लिखी हुई हो किसी की मौत तो फिर तो नहीं ना कुछ कहा जा सकता। एक लिमिट तक आपको पता है आप दुश्मन को मार सकते हैं। जब दुश्मन की ताकत ज्यादा होगी ना फिर जो है, या आपकी ताकत कम होगी फिर नुकसान होगा। सो जीतेगा कौन? हमारा वाइट ब्लड सेल या बैक्टीरिया, जो ज्यादा ताकतवर होगा। अगर हम कमजोर हैं, सही तरह नींद नहीं लेते, सही तरह खाते पीते नहीं हैं, कमजोर हैं, सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो सारी बात है बैक्टीरिया जीत जाएगा। गंद खाते हैं, शवारमे बर्गर, अच्छी चीजें नहीं खाते, तो फिर बैक्टीरिया जीत जाएगा। अगर आप लोग सेहतमंद हैं, अच्छी चीजें खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, बादाम शदाम, और अपनी सेहत का, नींद का ख्याल करते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है आप ही जीतेंगे, आप ही जीतेंगे। सो कौन विन करेगा ये डिपेंड करता है कौन ताकतवर है। अल्लाह ने तो आपको निज़ाम दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है आप इस निज़ाम का ख्याल रखें और इसकी हेल्थ का खास ख्याल रखें। ठीक है बच्चों, चलें जी, मिलेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह कल तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। ठीक है, और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर से बेहतर होता चला जाए और वो जरासीमों से जंग ना हारे। अल्लाह हाफिज़।